गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल एक नया विचारक शुक्र शुरू किया और शुक्र में मैंने आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति और राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में बताया, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं राजाओं का वर्गीकरण व राजा के अनिवार्य दैवत्व का निषेध, शासक के व्यक्तिगत गुण, दिनचर्या, उत्तराधिकार और शासक पर नियंत्रण की। सबसे पहले हम बात करेंगे राजाओं का वर्गीकरण व राजा के अनिवार्य दैवत्व के निषेध की। शुक्र ने शासक के अनिवार्य दैवत्व का प्रतिपादन नहीं किया, मतलब वो यह नहीं मानते हैं कि राजा ईश्वर के द्वारा भेजा गया है या राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। शुक्र नीति में शासकों को उनके गुणों और आचरण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और शासन के निर्वाह को शुक्र नीति में तप के तुल्य माना गया है। और यह प्रतिपादित करते हैं शुक्र कि यह तत्व, ये जो तप है, ये सात्विक, राजस और तामस 3 तरह का हो सकता है। इसका मतलब कि राजा भी 3 प्रकार के होंगे, सात्विक राजा, तामस राजा और सात्विक राजा, राजस राजा और तामस राजा। सात्विक राजा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए शुक्र कहते हैं कि जो शासक अपने धर्म में निरत रहकर प्रजाओं का पालन करने वाला, संपूर्ण यज्ञों को संपन्न करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, दानशील, क्षमावान, शूर, इंद्रिय भोग में अनासक्त, वैराग्य युक्त होता है, वह सात्विक कहलाता है। और यह भी प्रतिपादित किया गया है कि इन गुणों से युक्त शासक ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति में सफल होता है। शुक्र नीति में कहा गया है कि उपयुक्त वर्णित गुणों से सर्वथा विपरीत गुण वाला शासक तामस की श्रेणी में आता है। ऐसे शासक में दया नहीं होती, वह राजकीय अहंकार के कारण निरंकुश होता है, हिंसा में रुचि रखता है और सत्य से रहित होता है। शुक्र नीति में शुक्र यह भी बताते हैं कि ऐसा शासक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से च्युत होकर नरक को प्राप्त करता है। शासकों की तीसरी श्रेणी में के लक्षणों के बारे में बताते हुए शुक्र कहते हैं, जो शासक दंभी, लोभी, विषयी, कपटी, मन से अन्य तथा प्रकृत्य अन्य प्रकार का व्यवहार करने वाला, वाणी और कर्म से कलह में रुचि रखने वाला, नियंत्रणहीन, पतित व्यक्तियों के प्रति अनुराग रखने वाला, अशुद्ध अंतःकरण रखने वाला राजा होता है, उसे राजस की श्रेणी में रखा जाता है। ग्रंथ में या शुक्र नीति में सात्विक, राजस व तामस शासक को क्रमशः श्रेष्ठ, मध्यम व निकृष्ट माना गया है। इसी वरीयता क्रम को स्पष्ट करते हुए शुक्र कहते हैं कि सात्विक राजा देवताओं के अंश को, तामस राजा राक्षसों के अंश को और राजस राजा मनुष्य के अंश को भोगता है। शुक्र ने राजा को दिव्यता का स्तर प्रदान नहीं किया है, अपितु उसमें उन गुणों के निधान की अपेक्षा की है जो दिव्य माने जा सकते हैं। शुक्र नीति में शासक के उन गुणों के निधान के द्वारा उसके प्रजा के प्रति कल्याणकारी दायित्वों को प्रतिपादित किया गया है। शुक्र कहते हैं कि इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र व कुबेर आदि लोकपालों के नित्य गुणों को स्वयं में धारण कर राजा अपनी तपस्या के प्रभाव से जनता का स्वामी होता है। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा को कर ग्रहण करने का अधिकार प्रजा की रक्षा करने में उसकी निपुणता व तत्परता के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। इस संदर्भ में राजा की तुलना इंद्र से की गई है। वायु से राजा की तुलना करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार वायु भली बुरी गंध की प्रेरक होती है, उसी प्रकार राजा भी भले बुरे कार्य का प्रेरक होता है। सूर्य से राजा की तुलना करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाशक और धर्म का प्रवर्तक होता है, उसी प्रकार राजा भी अधर्म का नाशक और धर्म का प्रवर्तक होता है। दुष्कार्यों का दंड देने में तत्परता के आधार पर राजा की तुलना यम से की गई है, क्योंकि यम भी दुष्कर्म का दंड देते हैं। अग्नि से राजा की तुलना करते हुए कहा गया है कि राजा अग्नि के समान स्वयं पवित्र रहते हुए लोक रक्षार्थ सब लोगों के भाग ग्रहण कर भोग करने वाला होता है। वरुण से राजा की तुलना करते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि जिस प्रकार वरुण जल संबंधी रसों से सबको परिपुष्ट करता है, उसी प्रकार राजा भी अपने धन से सबका पोषण करता है।
चंद्रमा से राजा की तुलना करते हुए यह बताया है कि जिस तरह चंद्रमा अपनी किरणों से जगत को आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है, वैसे ही राजा अपने गुण एवं कार्यों से प्रजा को प्रसन्न रखता है। कुबेर से राजा की तुलना करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कुबेर अपनी निधियों की रक्षा में दक्ष होता है, उसी प्रकार राजा भी अपने कोषों की रक्षा करने में निपुण होता है। और स्पष्टतः शुक्र नीति में शासक में दिव्य गुणों के निधान द्वारा शासक को दिव्यता का स्तर प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन उसके दायित्वों की दिव्यता का स्पष्टीकरण किया गया है। स्वयं शासक की दिव्यता की अपेक्षा शासकीय दायित्वों की दिव्यता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण समझी जा सकती है कि शासकीय दायित्वों की दिव्यता के कारण स्वयं शासक भी अपनी इच्छा से इनसे मुक्त नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं शासक के व्यक्तिगत गुणों की। शुक्र ने राजा के लिए ऐसे व्यवहारिक व मानवीय गुणों से संपन्न होना आवश्यक माना है जिनका समावेश उसके व्यक्तित्व को पूर्ण बनाता है तथा उसमें ऐसी क्षमता उत्पन्न करता है कि वह अपने व्यापक दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सके तथा सार्वजनिक प्रशंसा का पात्र बना रह सके। राजा के व्यक्तिगत गुणों में शुक्र ने दुर्गुणों का परित्याग करने की तत्परता, अपनी निंदा के प्रति सहिष्णुता, दानशीलता, लोगों के प्रति सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण, इंद्रिय दमन, शौर्य, शस्त्रास्त्र का संचालन में निपुणता, अनुशासन, ज्ञान विज्ञान में निपुणता, नीच गुणों व संगति से मुक्ति, दूरदर्शिता, वृद्ध सेवा परायणता आदि गुणों को सम्मिलित किया है। इनमें विनय और इंद्रिय नियंत्रण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए शुक्र अपेक्षा करते हैं कि शासक सर्वप्रथम अपने आप को विनय से युक्त करके पुत्रों, मंत्रियों, भृत्यों व प्रजा को भी विनय से युक्त करने का प्रयत्न करें। साथ ही शुक्र शासक को परामर्श देते हैं कि वह केवल पर उपदेश में कुशल ना हो, बल्कि पहले अपने आचरण में श्रेष्ठ गुणों को अपनाएं। शुक्र नीति में शासक को ऐसे कार्यों से बचने का परामर्श दिया है जो उसको केवल मनोरंजन में ही आसक्त करते हों। शुक्र ने शासक के लिए धर्म में तत्परता को अनिवार्य गुण बताया है। भीरुता, दीर्घसूत्रिता, प्रमाद और विषय भोगों में आसक्ति को शासक के दुर्गुणों के रूप में चित्रित करते हुए शासक से इनसे विपरीत गुणों को धारण करने की अपेक्षा करते हैं। मृगया व मद्यपान में रुचि शासकों के लिए बहुत ही निंदनीय है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मान और मद ये 6 शत्रु हैं और शुक्र ने राजा को इनसे बचे रहने का परामर्श दिया है। शुक्र परामर्श देते हैं कि राजा जितेंद्रिय होकर नीति शास्त्र का अनुसरण करे। अक्रूरता को शासक का विशिष्ट गुण बताते हुए शुक्र ये कहते हैं कि शासक को क्रूरता का परित्याग करना चाहिए और दीन दुखियों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इस प्रकार शुक्र राजा में ऐसे गुणों की अपेक्षा करते हैं जो मानवीय हो और शासन के संचालन के लिए राजा को दया का भाव रखना चाहिए। जहाँ पर उसे दृढ़ होना हो या जहाँ पे अपनी नीतियों का दृढ़तापूर्वक पालन करवाना हो, वहाँ राजा अपने द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करे, क्योंकि इससे जनता की ही भलाई होती है, जनता का ही विकास होता है। लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ वो जनता के प्रति दयालुता भी दर्शाए। शासक की दिनचर्या को विभाजित करते हुए शुक्र कहते हैं कि राजा की 24 घंटे की दिनचर्या को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है और शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह रात्रि के चतुर्थ पहर में 2 मुहूर्त का समय राजकीय कोष के परीक्षण तथा विशिष्ट कार्यों हेतु समय का विभाजन करने में व्यतीत करे। इसके पश्चात 1 मुहूर्त का समय संध्या कृत्य, पुराण श्रवण और दान आदि के में व्यतीत करे। उपयुक्त व्यक्तियों को पारितोषिक वितरण करने के लिए राजा को 1 मुहूर्त का समय दिया गया है। धान्य, वस्त्र, सुवर्ण व रत्न आदि के परीक्षण तथा सेना के लिए आदेश लिखने तथा आय व्यय के निरीक्षण के लिए 4 मुहूर्त का समय निश्चित किया गया है। इसके पश्चात 1 मुहूर्त का समय मित्रों के साथ बैठकर भोजन करने व स्वस्थ चित्त होकर विश्राम करने के लिए निश्चित किया गया है।
पुरानी तथा नवीन वस्तुओं के निरीक्षण में राजा को एक मुहूर्त का समय व्यतीत करने का परामर्श दिया गया है। उसके बाद 2 मुहूर्त का समय प्राण विभाग आदि के द्वारा समझाए गए व्यवहारों पर विचार करने के लिए निश्चित किया गया है। 2 मुहूर्त का समय राजा के व्यक्तिगत मनोरंजन एवं क्रीड़ा हेतु निर्धारित किया गया है। 1 मुहूर्त का समय सेना के अभ्यास का निरीक्षण करने तथा 1 मुहूर्त का समय संध्या में व्यतीत करने की अपेक्षा की गई है। 1 मुहूर्त का समय भोजन हेतु निश्चित है। 2 मुहूर्त का समय गुप्तचरों के प्रतिवेदन को सुनने हेतु निश्चित है। 8 मुहूर्त का समय राजा के विश्राम और शयन हेतु निश्चित है। इस प्रकार शुक्र राजा के पूरे दिन की दिनचर्या को 30 मुहूर्तों में बांटते हैं और राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह इसी प्रकार से आचरण करेगा और जनता के हित और कल्याण के लिए कार्य करेगा। शासन के उत्तराधिकार की बात में शुक्र ने कहा है कि राजा का उत्तराधिकारी राजकुल में से ही लिया जाना चाहिए, लेकिन वे यह कहते हैं कि राजा के ज्येष्ठ पुत्र को स्वतः शासन का उत्तराधिकारी नहीं माना जाना चाहिए। वे राजा से यह अपेक्षा करते हैं कि व्यापक विचार विमर्श के उपरांत ही राजा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करना चाहिए। शुक्र नीति में राजा के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार के प्रश्न को निश्चित किए जाने पर बल दिया गया है। वे कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों के अपेक्षा एक ही व्यक्ति को उत्तराधिकारी मनोनीत करना चाहिए तथा शासन के उत्तराधिकारी को समय रहते ही निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। राजकीय उत्तराधिकार के लिए वरीयता क्रम के अनुसार निम्न जो पात्र हैं उत्तराधिकार के, उसके बारे में शुक्र कहते हैं: धर्म पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र, छोटा भाई, चाचा, छोटे भाई अथवा बड़े भाई का पुत्र, पुत्रीकृत अर्थात जिसको पुत्र के समान मान लिया गया हो, और दत्तक पुत्र। इस प्रकार शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि राजकुल में से शासकीय उत्तराधिकार के प्रत्याशियों में किसी व्यक्ति में कोई ज्येष्ठ व्यक्ति में कोई निर्योग्यता हो तो उसे अपात्र माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति में यह अपेक्षा की जाती है कि किसी कनिष्ठ को उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाए। कनिष्ठ व्यक्तियों में ज्येष्ठ व्यक्ति के छोटे भाई, उससे उसके पुत्र, उसके भाई के पुत्र, मतलब अपने बड़े या छोटे भाई या उनके पुत्र को उत्तराधिकारी माना जा सकता है। इस प्रकार जो राजा है, शुक्र ये कहते हैं कि राजा को समय रहते अपने जीवन समाप्त होने से पहले अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए और उत्तराधिकारी नियुक्त करते समय ये ज़रूरी है कि वह सारे पक्षों पर गंभीरता से विचार विमर्श करे और सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के उपरांत ही उत्तराधिकारी का चयन करे। अब हम बात करते हैं शासक पर नियंत्रण की। शुक्र शासक को व्यापक शक्तियाँ देते हैं, लेकिन शासक की जो शक्तियाँ हैं वो मर्यादित हैं, अमर्यादित नहीं हैं, और इसीलिए शुक्र राजा पर 4 प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले नीति व धर्म का नैतिक नियंत्रण। शुक्र नीति में राजा से नीति का पालन करने की अपेक्षा की गई है। उसके उच्छृंखल व्यवहार का निषेध किया गया है। नीति विरुद्ध आचरण का निषेध करते हुए ग्रंथ में कहा है कि शासक के ऐसे आचरण से उसके राष्ट्र, सेना, मंत्री आदि में परस्पर भेद उत्पन्न हो जाता है और इस स्थिति को राजा की मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र नीति में शासक को दंड के माध्यम से प्रजा के द्वारा धर्म के पालन को सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है। धर्म में निरत प्रजा पालक, संपूर्ण यज्ञों को करने वाले, दानवीर, क्षमावान, इंद्रियों में अनासक्त व वैराग्य युक्त राजा को सात्विक माना गया है और यह घोषणा की गई है कि ऐसा राजा ही अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। शुक्र ने शासक से काम और क्रोध के संतुलित प्रयोग की अपेक्षा करते हुए यह निर्धारित किया है कि वह काम का उपयोग प्रजा पालन के लिए, क्रोध का उपयोग शत्रुओं के नाश के लिए तथा लोभ का उपयोग सेना रखने के लिए करे। वे राजा को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि वह काम, क्रोध और लोभ का उपयोग परस्त्री का संग करने के लिए, प्रजा को दंड देने के लिए तथा किसी अन्य के धन को प्राप्त करने के लिए ना करे। शुक्र ने शासक से निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरणों में शुद्धता और मर्यादा की अपेक्षा करते हुए परामर्श दिया है
कि वह इस बात को समझकर कि यौवन, जीवन, धन व प्रभुत्व चिरस्थायी नहीं होते, इसीलिए राजा को सदैव धर्म में निरत रहना चाहिए, उसको धर्मानुसार आचरण करना चाहिए और जनता में अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए कि लोग उसकी बातों को माने या राजा के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुसरण करें। दूसरा नियंत्रण है शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा व परामर्श का। राजा को अपने कार्यों के निर्वाह के लिए सहायकों की व्यवस्था करनी होती है और शुक्र शासक को मंत्रियों व अन्य प्राधिकारियों के परामर्श और मंत्रणा के अधीन कार्य करने का निर्देश देते हुए कहते हैं कि सभी विद्याओं में कुशल और विवेकशील शासक को भी मंत्रियों के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। शुक्र नीति में बुद्धिमान राजा के लिए अधिकारियों, प्रकृतियों व सभा के सदस्यों के परामर्श का आदर करने और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए कहा गया है। जब एक राजा को समस्त शक्तियाँ दी जाती है और राजा के द्वारा अगर अकेले ही सारे निर्णय लिए जाते हैं तो ऐसा राजा निरंकुश हो सकता है। तो ऐसे राजा को निरंकुश होने से बचाने के लिए, नीति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए शुक्र व्यवस्था करते हैं कि उसके ऊपर, राजा के ऊपर धर्म का नियंत्रण हो और शास्त्रीय अधिकारियों से मंत्रणा के उपरांत ही वो किसी भी प्रकार का निर्णय ले सके। आगे बात करते हैं शासकीय दायित्वों की उपेक्षा करने व शक्ति का दुरुपयोग करने से नष्ट हो जाने अथवा राज्यच्युत हो जाने का भय। शुक्र नीति में कहा गया है कि शासक को शासकीय दायित्वों के प्रति उपेक्षा वृत्ति न अपनाने तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग उचित और न्यायपूर्ण रीति से करने का परामर्श देते हुए दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के दुष्परिणामों के विरुद्ध गंभीर चेतावनी दी गई है। वे कहते हैं कि प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में नरक में गिरा देते हैं। शुक्र ने राजा को ऐसे कार्य न करने का परामर्श दिया है जिनसे केवल शासक के हितों की पूर्ति होती हो तथा प्रजा के हितों की उपेक्षा होती हो। उन्होंने शासक को चेतावनी दी है कि यदि वह प्रजा के विरुद्ध दंड व भेद की नीति का अनुचित प्रयोग करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। वे कहते हैं कि अनुचित दंड देने से विद्वान लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। शासन की कारारोपण व कोष संग्रह की शक्ति को भी ग्रंथ में मर्यादाओं व विवेक सम्मत प्रतिबंधों के अधीन माना गया है। शुक्र राजा को चेतावनी देते हैं कि वह कभी भी निजी आवश्यकता के लिए जनता से कर वसूल न करे। प्रजा पर अन्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने का शुक्र ने निषेध किया है। वे कहते हैं कि प्रजा के कल्याण व सुरक्षा के प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से कर एकत्रित नहीं करने चाहिए। शुक्र ने राजा द्वारा न्यायिक शक्ति के उपयोग में तत्परता व निष्पक्षता को आवश्यक माना है। उन्होंने न्यायिक कार्यों में उदासीनता बरतने को शासक के घोर नैतिक अपराध की संज्ञा दी है और वे चेतावनी देते हैं कि ऐसा करने वाला शासक अवश्य नरक में जाएगा। इस प्रकार राजा के ऊपर शुक्र एक नियंत्रण लगाने की कोशिश करते हैं कि यदि राजा अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं करेगा तो उसे राज्य से हटा दिया जाएगा। जनता व जनमत के नियंत्रण की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि लोक निंदित राजा अधम होता है और वे राजा को ये परामर्श देते हैं कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रजा उससे नाराज हो जाए, उसके कार्यों की निंदा करे। शुक्र ने शासक को परामर्श दिया है कि वह प्रजा द्वारा की गई अपनी निंदा को गंभीरता से ग्रहण करे और अपने दुर्गुणों का निवारण करे। शासक की आलोचना करने व उसके व्यवहार की समीक्षा करने में प्रजा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए शुक्र ने शासक से कहा है कि वह उसकी निंदा करने वाले लोगों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाए, उनका तिरस्कार ना करे। शुक्र राजा को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को इस कारण दंडित न करे कि उसने राजा की निंदा की है। राजकीय आचरण पर प्रजा के नियंत्रण को स्थापित करने के उद्देश्य से शुक्र ने शासक से प्रजा की आलोचना पर ध्यान देने की अपेक्षा नहीं की, अपितु प्रजा को भी राजकीय आचरण पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर जागरूक रहने का सुझाव दिया है। इस प्रकार शासक को पदच्युत करने का प्रजा का अधिकार
स्पष्ट रूप से माना गया है कि और ये कहा गया है कि यदि शासक नीति और धर्म के विरुद्ध आचरण करे तो ऐसी स्थिति में प्रजा उसे अपने पद से हटा दे। राजकीय कार्यों में शुक्र ने लोकमत को विशेष महत्व दिया है। लोकमत का अनादर करना शुक्र ने शासक के लिए व्यवहारिक दृष्टि से ही नहीं अपितु इसे एक गंभीर नैतिक अपराध भी माना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शुक्र राजा को एक देवता नहीं मानता और ऐसा भी नहीं मानते हैं कि राजा को अगर एक बार शक्तियाँ दे दी गई है तो उनमें कुछ परिवर्तन नहीं किए जा सकते या उसको शासन से नहीं हटाया जा सकता। यदि राजा धर्म विरुद्ध आचरण करता है, जनता को परेशान करता है, जनता के हित के विपरीत कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में राजा को अपने पद से हटाने का अधिकार भी है। धन्यवाद।